नोट्स के क्वेश्चन नंबर 4 पर आए। नोट्स के क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये वाला भी बाद में, अभी नहीं, पहले क्वेश्चन 4 पर आए। पहले क्वेश्चन 4 पर आए। क्वेश्चन 4 पर आए क्योंकि 3 के पॉइंट भी उसमें कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन 4 पर आए जी, 4 पर। आज टारगेट कॉस्टिंग मुकम्मल हो जाएगा। कल से हम शुरू करेंगे डिसीजन मेकिंग, जो तकरीबन 1 माह चलता है और उसमें 30 से 40 नंबर का पेपर आएगा। वो है को 2-3 चैप्टर हैं जी। पेपर में तो 4 सवाल भी आ सकते हैं उसमें से। 3-4 सवाल देन में रखें, एक आधा हैवी 18 से 20 नंबर वाला और 1-2 छोटे। 3 सवाल तो मस्ट हैं डिसीजन मेकिंग में से। नहीं, मैंने कब कहा 80%? मैंने तो कहा है, मैं अपने बोला ही, मैंने तो 30 से 40 नंबर का है। क्या करते हो हैं? चलो, तकरीबन 40% पेपर 1 माह में हो जाएगा। अगले मैक्सिमम टाइम है वो, जल्दी भी हो सकता है अगर मैं संडे संडे ऑन कर लूँ या एक्स्ट्रा क्लास रख लूँ। वो नहीं होती है, नेचुरल है वो। आपसे पिछली नस्लों के साथ भी हुआ है और आपके साथ भी होगा। तो आप घर से ले लें, मैंने कौन सी फिजिकल रखनी है, मैं भी करूँ ही पढ़ानी है। तो मैं कब कह रहा हूँ ना जाओ, नहीं होनी है, तेरी नहीं मननी सी, मैं अपनी मानता हूँ। जब मैं ये फैसला कर लूं कि क्लास होनी है, तो फिर मैं सिर्फ खुद ही कैंसिल कर सकता हूँ, किसी के कहने पे कैंसिल ऑटोक्रेटिक डंडे की जोर पे चलाता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन 4 पे टाइम कम है, वो भी साथ इसके यही है सेम। उसमें आना होगा क्या मतलब? हाँ हाँ, बिल्कुल आप ले सकते हैं। जब संडे को होगी तो इकट्ठी होगी। हाँ, दिन को होगी, वो सुबह 9 बजे होगी। अच्छा भी जवानो जी, क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन में वो कहता है, हाईटेक लिमिटेड assembles एंड सेल्स वेरियस, ओहो उनको भी मिला ले, सॉरी वो कहेंगे नजर ही नहीं आ रहा कुछ। हाँ जी, आ जाए। कहता है हाईटेक लिमिटेड assembles। assembles का मतलब क्या होता है कि इदारा पुर्जों को जोड़ता है और प्रोडक्ट बन जाती है। कंपनी assembles एंड सेल्स वेरियस कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स पुर्जों पार्ट्स को कहते हैं। assemble and sells various components of heavy construction equipment। ये कोई कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट जोड़ के कोई प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। कंपनी इज वर्किंग ऑन प्रपोजल ऑफ असेंबलिंग ऑन अ न्यू कंपोनेंट EXV99। कंपनी एक नया कंपोनेंट लाना चाह रही है जिसका नाम है EXV99। Based on the study of the product market survey, the following information has been वर्कड आउट। ये इंफॉर्मेशन है, प्रोजेक्टेड लाइफ टाइम की सेल, पूरी लाइफ में, पूरी लाइफ 2 साल 4 साल 5 साल, पता नहीं जितने साल भी इसकी लाइफ है, कितने यूनिट बिकेंगे इसके बन के, 5 लाख यूनिट इसके सेल होंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या दी हुई है? 11,000। टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 40%। यहाँ मसला पैदा होता है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है या ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप है। तो हमारी पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तो बेटा ये एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया होगा।
ग्रॉस प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट मार्जिन ही होता है, मार्कअप नहीं होता बाय डिफॉल्ट। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है ये 40% ऑफ सेल, 40% ऑफ। फटाफट हम टारगेट कॉस्ट निकाल लेते हैं। अभी मैं जानबूझ के सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ रहा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ के समझ नहीं आनी बच्चों को क्या करना क्या है। बस इसमें टारगेट कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट ये नजर आ रहा है, बाकी अदरवाइज गैप तक हम आएंगे, बाद में बताता हूँ क्या करना है। तो पहला स्टेप क्वेश्चन का क्या होता है, ऐसे करते नहीं होते, वैसे पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले फिर शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, गैप भी दूंगा, नमाज की ब्रेक भी देंगे, जिस वजह से हम मैं ज़रा पढ़ता जाऊंगा और साथ साथ ट्रीटमेंट करता जाऊंगा, क्योंकि इस सवाल में एक मसला है। अगर आपने पूरा सवाल पढ़े बगैर शुरू किया ना, तो कुछ डेटा नीचे दिया हुआ है जो ऊपर वाले पॉइंट से लिंक्ड है, तो ये थोड़ा धोखा इस सवाल में है। तो टारगेट कॉस्ट पर यूनिट EXV, जी क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, एस्टिमेटेड, हाँ जी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट पे भी कर, वैसे ये सवाल टोटल में भी हो सकता है क्योंकि यूनिट्स दिए हुए थे। चलो फिलहाल मैंने अभी पर यूनिट पे लिख दिया है, आप बाद में घर जाके नोट दे दीजिएगा कि सर ने कहा था टोटल में भी हो सकता है। लेस रिक्वायर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट है, 40%, तो 40% ऑफ सेल 4400, तो टारगेट कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी, 6,600 रुपये। कितनी है बच्चों, 6,000। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन का जो मेजर पोर्शन होगा या क्वेश्चन को फैलाया होगा वो करंट कॉस्ट पे फैलाया होगा, किस पे। तो अब ये जो नीचे डाटा दिया हुआ है ना, ये सारा बुलेट नंबर 1 से लेकर 4 तक का, इससे हमारा जो स्टेप नंबर 2 होता है ना वो निकलेगा। जो मैंने कल आपको घर से करने के लिए भी क्वेश्चन दिया है, उसमें भी जो क्वेश्चन फैलाया हुआ है वो एक्चुअली वो करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट या करंट कॉस्ट जो पर यूनिट होती है उसके लिए दिया हुआ है। ज्यादा डाटा जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो सारे का सारा उसी का होगा, करंट कॉस्ट का। जी आ जाए जनाब, डाटा में क्या दिया हुआ है, वो कहता है इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द न्यू कंपोनेंट इज एज फॉलोज। हाँ जी, नई कंपोनेंट की प्रोडक्शन का डाटा है। 1 यूनिट ऑफ EXP वुड रिक्वायर, जी 1 यूनिट जब आप उसका बनाएंगे, 1 यूनिट का मतलब कंप्लीट यूनिट ही है, 1 यूनिट जब आप बनाएंगे तो उस पर 3 पुर्जे लगेंगे। कितने पुर्जे लगेंगे, 3, डबल एक्स, डबल वाई, डबल जी। नेट क्वांटिटी, नेट क्वांटिटी आउटपुट को कहते हैं, किसको कहते हैं, मटेरियल का आउटपुट पोर्शन, यानी ये वो मटेरियल का पार्ट होता है जो गुड यूनिट पे लगता है, कंप्लीट यूनिट पे, जाया होने वाला अभी इसमें शामिल नहीं है। यानी अब आपने 2 अल्फाज रट लेने हैं, ईच कंप्लीट यूनिट वाला फिक्र आ जाए तो वो आउटपुट है, दूसरा नेट क्वांटिटी आ जाए तो वो भी मटेरियल का आउटपुट पार्ट है, तीसरा लफ्ज है यील्ड का, एक लफ्ज है आगे जाके आएगा, मटेरियल यील्ड, YIELD। यील्ड का मतलब भी वही होता है, आउटपुट पार्ट। अभी इसमें वेस्टेज इंक्लूड हमने करनी है, समझ आ रही है। तो डबल एक्स जो है
प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने पर प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने पर रॉ मटेरियल डबल एक्स का एक यूनिट लगता है। प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने पर डबल वाई 1.5 kg लगता है। प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने पर डबल जी का कितने यूनिट लगते हैं। और ये अभी इसमें वेस्टेज शामिल। अच्छा ये क्या दिया हुआ है। हाँ ये वो प्राइस या कॉस्ट नहीं होती जो पर यूनिट या पर केजी। इसको आपने अभी इससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस मल्टीप्लाई करने से पहले वेस्टेज का इम्पैक्ट लेना है इनमें। किसका इम्पैक्ट लेना है। अब वो जो वेस्टेज वाला पॉइंट है ना, वो बुलेट नंबर 1 में नहीं दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है। ये धोखा है कि जिस बच्चे ने पढ़े बगैर शुरू कर लिया ना सारा सवाल, वो नीचे जाके कटिंग करनी पड़ेगी। उसमें बुलेट नंबर 2 में दिया है, जो कि लेबर का पैराग्राफ है। किसका पैराग्राफ है ये लेबर का जिक्र है। देखिए जानबूझ के उसने तंग करने के लिए इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो नीचे दिया है। कितने परसेंट क्वांटिटी जाया होती है। 6% ऑफ इनपुट क्वांटिटी ऑफ डबल वाई वुड लॉस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, समझ आती है बात आपको। नहीं वो नहीं है। इसका मतलब है वो जितना ऊपर है नेट भी उतना ही है, और वो इनपुट भी उतना ही है, मतलब उसमें जाया नहीं ना होता। डबल एक्स में जाया नहीं होता, डबल वाई डबल जी में सिर्फ जाया होता है। ठीक है, समझ आ रही है। आगे चलते हैं। ये वाली पैराग्राफ वैसे अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हमें पता है चैप्टर नंबर 1 ने हमें सिखाया है कि मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है मटेरियल की प्राइस, ये प्राइस इनटू मटेरियल की जो इनपुट क्वांटिटी है। अब वो इनपुट क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी इस वेस्टेज की वजह से। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। कहता है द अबव पार्ट्स, इन तीनों के मुतालिक बात कर रहा है। द अबव पार्ट्स वुड बी इंपोर्टेड। इंपोर्टेड का मतलब होता है कि ये लोकल सप्लायर से नहीं खरीदे जाते, ये किसी फॉरेन सप्लायर से मंगवाए जाते हैं। जब भी किसी फॉरेन सप्लायर से चीज खरीदेंगे उसको क्या कहा जाएगा। द वर्क पार्ट्स वुड बी इंपोर्टेड इन अ लॉट। लॉट का मतलब होता है फिक्स क्वांटिटी मंगवाते हैं आप एक वक्त में। एक वक्त में क्या मंगवाते हैं, फिक्स क्वांटिटी। तो उसने कहा जी हम जो लॉट मंगवाते हैं उससे कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं हम, 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन के लिए लॉट मंगवाते हैं। क्योंकि मैं सवाल पर यूनिट पे कर रहा हूं तो मुझे ये कितनी लॉट में मंगवाएं, चाहे थोड़ी मंगवाएं पर मैं बहुती मंगवान, मुझे उससे गर्ज नहीं है। मुझे तो मंगवाने का कोई खर्चा खुर्चा दिया है तो उससे गर्ज है, तो वो आगे उसने बताया हुआ है। इस लाइन का आपके लिए कोई इस्तेमाल नहीं है, ऐसे ही तंग करने के लिए है। किस लिए दी हुई है, तंग करने के लिए दी हुई है। हालांकि वैसे निकल सकता है कि अगर आपने 5 लाख यूनिट बनाने हैं और आप 1000 के लिए मंगवाते हैं तो आप तकरीबन कोई 500 दफा मंगवाएंगे, 500 लॉट्स में आएगा। समझ आ रही है। लेकिन हमें उसकी 500 कैसे निकाला, 5 लाख डिवाइडेड बाय एक दफा में 1000 यूनिट्स की लॉट मंगवाते हैं तो 500 लॉट्स आएंगी, 500 दफा मंगवाएंगे, लेकिन उसकी जरूरत ही कोई नहीं। मैं टोटल में नहीं ना कर रहा, मैं किस में कर रहा हूँ सॉल्व। नो नहीं, अजान हो जाए फिर बात कर। आप ये लाइन अगली पढ़ें और सोचिए इसका क्या करना है, बल्कि ये 2 लाइनें हैं।
अच्छा जी, कहता है कस्टम ड्यूटी एंड अदर इंपोर्ट चार्जेस कितने परसेंट होंगे, कॉस्ट प्राइस। तो हमने अपनी अकाउंटिंग में भी सीखा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, यहाँ पे भी मैंने कॉस्ट के स्टार्टिंग में बताया था कि किसी चीज को परचेज करके लाने पे जो भी कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, कोई फ्रेट इनवर्ड, कोई कैरिज इनवर्ड होगा, तो वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बनता है, वो उसकी कॉस्ट का। तो ये जो ऊपर आपको कॉस्ट दी है ना अभी, इसमें ये कस्टम ड्यूटी इंक्लूडेड। कैसे पता चला, जब भी कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी अलहदा दी होगी वो उसमें इंक्लूड नहीं होगी, ये रीडिंग का आर्ट है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी अभी इसमें 15%, यानी इसमें भी 15% ऐड होनी है, इसमें भी होनी है और इसमें भी होनी है। वो आपकी मर्जी, अब कैसे करते हैं, एक एक करके करते हैं या बाद में इकट्ठी कर देते हैं, वो चॉइस है आपकी। लेकिन कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल अदर टैक्सेस, फ्रेट इनवर्ड, उसकी वजह से जो आपकी चीज परचेज हो रही है उसकी कॉस्ट बढ़ती है। ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी सिखाती है, ठीक है। बढ़ा लेंगे कि नहीं, कैसे बढ़ाएंगे, मैं ऐसे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा 2350 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, उसमें 15% कस्टम डालना है तो 1.15 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो खुद ही बढ़ जाएगी। इंटू 1.15 करने से ना कॉस्ट बढ़ के निकल आएगी। एक लॉट पे लगे कोई मसला नहीं, लगेगी। तो मैं एक यूनिट के लिए कर रहा हूँ तो वो यूनिट पे भी तो उतनी लगेगी ना, उतनी लगती है, हाँ ऐसे ही होता है। मसलन मैं 50 गाड़ियां मंगवा रहा हूँ जापान से और 200% कस्टम ड्यूटी है, तो इसका क्या मतलब होता है कि वो जो गाड़ियों का डीलर होता है, वो आपके खाते में एक गाड़ी की, अगर आप उससे एक गाड़ी खरीदने जाए तो आपको कस्टम नहीं डालता। वो क्या करता है, टोटल जितनी इंपोर्ट आई होती है 15 गाड़ियों की 20 पे, जितना टोटल कस्टमर कस्टम दिया होता है, वो हर गाड़ी की वैल्यू में 200% कस्टम ऐड करता है। नहीं समझ आई, एक्चुअली जो टोटल लॉट पे कस्टम लग सकता है वो एक यूनिट पे भी वही लगेगा, परसेंटेज विल सेम। समझ आ रही है, वैल्यू नहीं, वैल्यू कैसे सेम आएगी, एक गाड़ी की कीमत 25 लाख है, एक ही गाड़ी 8 लाख की है, दोनों का 200% करोगे तो दोनों की कस्टम ड्यूटी डिफरेंट होगी। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल गाड़ी का कस्टम निकाल के ऐड करो तो टोटल बिल से मैच करेगा। हाँ बिल्कुल होगा, करेगा, क्यों नहीं करेगा, ठीक है। समझ आ रही है, तो कस्टम वाकई आप ये बात ध्यान में रखें, एक आधी गाड़ी थोड़ी आती है, पूरा शिप आता है, शिप या जो भी चीज कट्ठी आती है। अब कट्ठी पे अगर कस्टम लगा है तो हम उसको एक यूनिट पे एट्रीब्यूट कर सकते हैं, सिंपल, हर एक इंडिविजुअल यूनिट की कॉस्ट के ऊपर 15% लगा दो, उतना ही बिल बनना है। अच्छा चलो आगे चलते हैं, वो क्या कहता है, कंपनीज निगोशिएटिंग विद द वेंडर, वेंडर सप्लायर को कहते हैं जिससे आप इंपोर्ट करते हैं। कंपनी उससे निगोशिएट कर रही है, जिसने कहा है मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, क्या दूंगा, फर्दर डिस्काउंट दूंगा। इसका मतलब है वो पहले भी डिस्काउंट दे रहा था, कितना वो नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है मैं आपको फर्दर डिस्काउंट दूंगा, एग्रीड है, दिया नहीं, अभी दिया नहीं। अगर वो कह देता वो एग्री कर चुका है और उसने कहा 10% डिस्काउंट है, कितने परसेंट डिस्काउंट है, तो मैंने ये जो कॉस्ट थी ना इनको 10% कम करना था, फिर उन पे कस्टम लगाना था, ये कस्टम लगा के कम कर दें तब भी ठीक है, योर आंसर विल बी सेम। लेकिन 10% डिस्काउंट होता, अगर होता तो डिस्काउंट का इम्पैक्ट अलहदा लेते हैं और कस्टम ड्यूटी का इम्पैक्ट अलहदा, दोनों को गुडमुड नहीं करना कि एक 15% बढ़ रहा है, डिस्काउंट 10% कम हो रहा है, तो इन दोनों की जप्फी डाल के इनको नेट ऑफ करा के 5% कर दिया, गलत है, मैथ के असूल की खिलाफ वर्जी है। एवरी इंक्रीज या एवरी डिक्रीज विल बी एप्लीकेबल सेपरेटली, ये मैथ का असूल है। 10% कमी है और 15% इजाफा है, तो 5 दो में अलग अलग अप्लाई होंगी, जबकि नहीं पौनी, दोनों दोस्त ही हैं लेकिन दोनों को आपने कंबाइन, नहीं समझ आई बात तो गलत है लेकिन चलो समझाने के लिए बोला है मैंने। अच्छा अब इसका मतलब है ये वाले पैराग्राफ में ना एम इज टू फजूल स्टोरी दी हुई थी, काम की बात सिर्फ एक ही है, और वो एक बात क्या है
कि आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ रही है। चले जी आगे। अब इसको लिख के फिर हम नमाज ब्रेक दे देते हैं। आ जाए जी, मटेरियल कॉस्ट निकालें मेरे साथ। लिखनी तो नहीं आपने, पहले देखे, बस कैलकुलेटर पकड़े। तो मटेरियल कॉस्ट मैं पर यूनिट पे निकाल रहा हूँ। किसको? अच्छा कर दिया, चलें चेक करेंगे अभी बाद में। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मैं एक ही दफा हेडिंग दे रहा हूँ। मटेरियल के क्या नाम है? एक्स एक्स, डबल वाई, और तीसरा कौन सा है? तो फॉर्मूला चैप्टर नंबर 1 के मुताबिक जो फॉर्मूला है, मटेरियल की प्राइस, हाँ जी, 2350 बगैर कस्टम के है, इंटू 1.15 कस्टम, और मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है? 1 यूनिट ऑफ मटेरियल एक्स एक्स। ले ली, ये जो 1.15 है ये कस्टम है और ये क्वांटिटी है। इसी तरह दूसरा डबल वाई जो है 1400 रुपए पर केजी, कस्टम लगाएं, इनटू कितने केजी है, लेकिन ये वेस्टेज के बगैर है। 1.5 केजी इज द आउटपुट। वेस्टेज भी तो थी डबल वाई में। तो अब मैं 1.5 केजी अगर लिख देता हूं तो ये थोड़ा काम खराब हो जाएगा। 1.5 केजी नहीं लिख सकता। 1.5 केजी, तो मैं क्या करूंगा? अपनी वो एक्स लगा के सॉल्व करूंगा। हाँ वो वर्किंग करूंगा, लेकिन वो वर्किंग वो बड़ा टाइम ज़ाया होगा। तो मैं वर्किंग करने के बाद ना डायरेक्ट इधर ले आऊंगा। जो वर्किंग का नेट रिजल्ट एक्स इज इक्वल टू आता है, आहिस्ता आहिस्ता मैं फिर उस पर आ जाऊंगा। देखें हमने क्या कहा था? हमने कहा था जितना मटेरियल प्रोडक्ट पे लगता है, मटेरियल यूज्ड ऑन कंप्लीट यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, प्लस क्या था मटेरियल का लॉस। आगे ये जवाब जो आता है वो क्या होता है? मटेरियल परचेज एंड यूज्ड, ये क्या होता है? अच्छा जी, तो ये मेरा ख्याल है कितना था? 1.5 केजी डबल वाई में। लॉस कितने परसेंट था ऑफ इनपुट, और इनपुट मौजूद नहीं है। तो मेरा ख्याल है 1.5 केजी प्लस 6% एक्स। तो बेटा x इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 केजी डिवाइडेड बाय, तो ये अब मैंने यही वाली चीज ये लिखने की, अब आहिस्ता आहिस्ता मैं जहाँ मुझे लगेगा टाइम ज़ाया हो रहा है तो मैं साइड में ये कैलकुलेशन शो करूंगा टू एक्सप्लेन योर सेल्फ। लेकिन असल में ये जो आ रहा है ना 1.5 केजी डिवाइडेड बाय 0.94, ये करके दिखाना आपके लिए जरूरी है बस। ठीक है, ये सारी इंग्लिश लिख के करके दिखाना जरूरी, इतना सा कर दें तो नंबर मिल जाने। 1.5 डिवाइडेड बाय 0.9, और कोई मैथ का असूल लगाएंगे तो गलत है। लिखने का मकसद है ताकि आपको पता चले कि 1.06 लेना है कि 0.94 लिखना है। चलो भाई, क्या आता है ये ऊपर वाला? अच्छा चलो बाद में एक ही दफा करते हैं। मटेरियल जी का कितनी थी कॉस्ट? 1200 रुपए पर यूनिट। कस्टम, हाँ जी, 1 यूनिट। 1 यूनिट, लेकिन इसमें भी वेस्टेज है। 1 यूनिट ऑफ मटीरियल जी लें जी जनाब। सॉल्व करके मुझे बताएं पहले का क्या आंसर है। दो हजार 2702.5 जी। नेक्स्ट 1, बस ठीक है, 1 या 1.4 चलो।
अगला 3 पॉइंट नहीं जी 1200 है। पॉइंट 08। चलो टोटल करना जरा क्या आता है मटेरियल का, वैसे ही हालांकि वो बाद में होना तो इकट्ठा ही है जी। तो 3 मटेरियल थे इस सवाल में, तीनों का टोटल कर लें। इसके बाद लिखनी है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 6739.7 नहीं है, नहीं ये 8 4 12 मेरे मुताबिक जो मैंने डाटा लिखा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट आएगी, फिर कोई एफओच वगैरह आएंगे। तो अभी नमाज पढ़ लें, आके फिर बात करते हैं। तो 10 मिनट नमाज पढ़ लें, ठीक है। चलो नमाज पढ़ के आते हैं फिर करते हैं। अच्छा जी, मटेरियल मुकम्मल हो गया है। अब इसमें आते हैं, अगला पॉइंट है लेबर का। किसका पॉइंट है, लेबर। देखें जी लेबर के मुतालिक वो क्या कहता है। लेबर इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है। हाँ जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक बुलेट नंबर 2, कहता है ऑन एवरेज assembling of 1 unit of EXV99 would require 1.8 skilled labor hours at ₹200 per hour। वो कहता है तकरीबन तकरीबन 1 यूनिट को असेंबल करने, असेंबलिंग का मतलब क्या है, पुर्जे जोड़ के एक मुकम्मल यूनिट बनाने पर जो लेबर का टाइम लगता है वो 1.8 आवर्स लगते हैं। तो ये 1.8 लेबर आवर्स हैं। और लेबर का वेजेस रेट कितना है, ₹200 पर आवर। तो चैप्टर 1 के मुताबिक हमें ₹200 पर आवर इंटू 1.8 करना चाहिए। लेकिन उसने आगे एक बात लिखी हुई है, द प्रोडक्शन वुड बी कैरिड आउट इन अ सिंगल शिफ्ट ऑफ, 8 घंटे की शिफ्ट में काम होता है। यानी सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक, या सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक। 8 घंटे की शिफ्ट में काम होता है। एट द स्टार्ट ऑफ ईच शिफ्ट सेटअप ऑफ द मशीन्स, ये मैंने जब एबीसी पढ़ाया था तो आपको बताया था सेटअप क्या होता है। सेटअप किसे कहते हैं, हाँ मैंने कहा था जब बैचेस में प्रोडक्शन होती है तो एक बैच की प्रोडक्शन मुकम्मल होने के बाद और अगले बैच की प्रोडक्शन से पहले मशीन को तैयार किया जाता है। तो सेटअप ऑफ द मशीन मींस प्रोडक्शन की बजाय मशीन का प्रिपरेशन टाइम है, मशीन को नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए रेडी किया जा रहा होता है। और इस टाइम में प्रोडक्ट नहीं बन रही होती, बस मशीन रेडी हो रही है। एफओएच के चैप्टर में मैंने बताया था कि ये जो सेटअप का टाइम होता है ये नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है। ये कौन सा टाइम होता है, जिसको आइडल टाइम भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी लेबर ही मशीन को तैयार कर रही है, लेबर ही कौन तैयार कर रही है। और हर शिफ्ट के आगाज पे, शिफ्ट कितने घंटों की है, 8 घंटे में से कितने घंटे टाइम जाया होता है, ये आजाया टाइम ही है ना, कितने घंटे, आधा घंटा जाया होता है। इसका मतलब है पूरी शिफ्ट में प्रोडक्टिव टाइम कितना होता है, 7.5 घंटे, ठीक है। तो
अब मसला यहाँ पे ये है कि मैं तो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, मैं तो एक यूनिट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैं क्वेश्चन पूरी शिफ्ट के लिए नहीं सॉल्व कर रहा, मैं तो एक, तो जितना टाइम शिफ्ट के बदले जाया होता है उसी प्रपोर्शन से, उसी परसेंटेज से, जिस परसेंटेज से एक शिफ्ट के बदले टाइम जाया हो रहा है उसी परसेंटेज से एक यूनिट के बदले भी जाया हो रहा होगा। मैं वही परसेंटेज जो एक शिफ्ट की है वो एक यूनिट पे लगा दूंगा, क्योंकि आपको वेस्टेज आइडल टाइम की परसेंटेज पता होनी चाहिए ना। तो यहाँ परसेंटेज देने के बजाय उसने ये बता दिया है कि 8 घंटे की शिफ्ट होती है जिसमें से आधा घंटा जाया होता है, 7.5 घंटे प्रोडक्टिव होते हैं। तो मुझे बताओ आधा घंटा जो जाया होता है वो 8 घंटे का कितने परसेंट है? निकालो, मैथ है। 8 घंटे की टोटल शिफ्ट है जिसमें से आधा घंटा जाया होता है, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना टाइम जाया होता है? टोटल शिफ्ट है 8 घंटे की, उसमें से जो जाया होता है वो आधा घंटा जाया होता है, नॉन प्रोडक्टिव है मशीन का टाइम। बाकी जो प्रोडक्टिव टाइम है वो कितने घंटे है? चाहे तो आप इसकी परसेंटेज निकालें, चाहे तो आप इसकी निकालें, मुझे बस ये बताएं जो जाया हुआ हुआ टाइम है वो इसका कितने परसेंट बनता है? जी, 0.5 आवर्स 8 घंटे में से कितने परसेंट? मैंने परसेंटेजेस को कैसे याद रखा हुआ है, मैट्रिक में जितने आपके टोटल मार्क्स होते हैं उसमें से जितने आपने हासिल किए हैं उसकी परसेंटेज निकालने के लिए आप टोटल को नीचे रखते हैं और ऊपर जो हासिल शुदा नंबर होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसमें अगर मैंने जाया हुए हुए टाइम की परसेंटेज निकालनी है तो टोटल टाइम को नीचे रखूंगा और जिस चीज की परसेंटेज निकालनी हो, जिस टाइम की परसेंटेज, उसको ऊपर रखना है। ये एक यूनिवर्सल असूल है। तो मैंने किस टाइम की परसेंटेज निकालनी है? जाया हुए हुए टाइम की। वो टोटल टाइम का में से आधा घंटा है तो परसेंटेज में कितना बनता है? 0.5 डिवाइडेड बाय 8 कितना बनता है? 6 पॉइंट। तो अगर मैं आपसे कहूं प्रोडक्टिव टाइम फिर कितने परसेंट होगा, वैसे मुझे चाहिए नहीं, वैसे बता रहा हूँ, प्रोडक्टिव टाइम फिर कितने परसेंट होगा? ये तकरीबन 93.75% होगा। सिंपल सी बात है, टोटल में से अगर 6.25% जाया हो रहा है तो बाकी 93% फिर सही होना है। आम कॉमन सेंस भी है, ठीक है। या वो निकाल लो 7.5 घंटे डिवाइडेड बाय, मुझे वैसे ये जो जाया हुआ हुआ टाइम है ये चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर? समझ आ रही है? अब हमने इसको एडजस्ट कैसे करना है जाया हुए टाइम को अपने उस यूनिट में? वही फॉर्मूला जो मैंने अभी मटेरियल में वेस्टेज का नहीं लगाया था, मैं लेबर के टाइम पे भी वेस्टेज का फॉर्मूला लगा, लेबर के ऊपर मैंने कहा था लेबर आवर्स यूज्ड ऑन कंप्लीट यूनिट असेंबलिंग ऑफ ईच यूनिट प्लस लेबर का आइडल टाइम, जितना टाइम जाया हो रहा है यहाँ पे सेटअप की वजह से, और ये आ जाएगा टोटल लेबर आवर्स पेड। हाँ जी, एक यूनिट पे टाइम कितना लगता है? एक यूनिट पे नहीं नहीं, वो तो शिफ्ट का टाइम है। एक यूनिट पे टाइम कितना लगता है? 1.8 आवर्स। जाया होने वाला टाइम जो है वो पूरी शिफ्ट के रेशो से दिया हुआ है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर पूरी शिफ्ट में से 6.25% टाइम जाया होता है तो एक यूनिट के बदले में भी टाइम 6.25% ही जाया होगा। ये नहीं है कि शिफ्ट में से 6.25% जाया है और एक यूनिट पे जाया होने वाले टाइम की परसेंटेज में चेंज कर दूं, फिर मैं हल नहीं कर सकता। हाँ, एक यूनिट के हिस्से में कितना आइडल टाइम आएगा, ये एक किस्म का ये भी मतलब है इसका, ठीक है। तो ये 6.25% ऑफ टोटल टाइम ले रहा हूं मैं, ये ऑफ टोटल टाइम लिया ना मैंने, तो ऑफ टोटल टाइम, तो वो टोटल टाइम को इनपुट कहते हैं। ये जो टोटल टाइम है वो नहीं है मेरे पास, ये एक्स होगा,
ये 1.8 आवर्स है और ये 6.25% एक्स। नहीं समझ आ रही? एक्स कितना आता है? वही 93% जो आया नहीं था, उस पर डिवाइड करो तो 1.92 लेबर आवर्स पर यूनिट। अब मैंने क्या किया, पूरी शिफ्ट में जो टाइम जाया होता है, एक यूनिट के हिस्से में कितना जाया टाइम आ रहा है उसको उसमें ऐड कर लिया। ठीक है, तो जो जाया हुआ टाइम काउंट करें तो कितनी वेजेस काउंट करनी चाहिए? वर्कर जब मशीन को सेटअप कर रहा है तो मैं मौजूद तो फैक्ट्री में ही है ना बेचारा। तो अगर मैं इसको इग्नोर कर देता ये जो सेटअप टाइम, तो मैं उसको 200 रुपए इंटू 1.8 कर देता, तो वो कहता हाँ जुल्म था। वो कहता भाईजान ये जो मैं आपकी मशीन साफ करता हूँ, अगली बैच के लिए आधा घंटा खूब रगड़ रगड़ के मशीन साफ कर रहा हूँ या जो भी तैयार कर रहा हूँ, तो मेरा क्या कसूर है? मैं नहीं करता साफ, दफा मारो, तुझे से हम पैसे ही नहीं देने। तो सेटअप ऑफ द मशीन मीन्स प्रिपरेशन ऑफ द मशीन फॉर नेक्स्ट बैच। और विदाउट प्रिपरेशन अगर प्रोडक्शन शुरू करोगे तो मशीन में प्रॉब्लम आएंगी, ब्रेकेज आएंगी, खराबी पैदा होगी, मसाइल पैदा होंगे। साफ नहीं है ना मशीन, खाली सफाई नहीं करनी होती, कुछ डाइयाँ शाइयाँ भी चेंज होनी होती हैं, को बेल्टें टाइट करनी होती हैं, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो 1.92 इनपुट लेबर आवर्स है। ये क्या है? जिसमें प्रोडक्टिव टाइम कितना है, जिसमें वो वाकई असम्बलिंग कर रहा है, और बाकी जो टाइम था वो जो सेटअप का आइडल टाइम था वो वर्कर को उसकी पे देनी है इसीलिए काउंट किया है। तो अब आपका कल की तरह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेजेस रेट था 200 रुपये पर आवर, 200 रुपये पर आवर इंटू 1.8 की जगह क्या लिखेंगे, 1.92 लेबर आवर्स पर यूनिट। जी बताना बच्चों क्या आता है? सॉरी, एग्जैक्ट 384 पर यूनिट। जी किसी बच्चे को कोई मसला हो इसमें? सर क्वेश्चन में हमेशा बताया होगा परसेंटेज ऑफ इनपुट पे लगेगा या आउटपुट पर? जी बताया होगा। ना बताया हो तो आपने इनपुट एज्यूम करना है, जैसे मैंने यहाँ पे टोटल पे एज्यूम किया था। मैंने टोटल पे लिखा है ना, टोटल पे बेस किया इसको। आधे घंटा टोटल में से कितने परसेंट आया हुआ है। जी बिल्कुल, ना बताए तो आपने एज्यूम कर लेना इनपुट पे ही। ठीक है हसन इकबाल, और कोई सवाल किसी का? कर सकता है शॉर्टकट, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये लिखना जरूरी नहीं है नीचे वाला, सिर्फ इतना लिखना जरूरी है। 1.8 डिवाइडेड बाय 0.93, ये लिखना जरूरी है, पूरा लिखना जरूरी नहीं है फॉर्मूला, ये तो मैं आपके लिए लिखता हूँ। मैं जब भी लिखूंगा आप समझे आपके लिए लिख रहा हूँ, बाकी पेपर में लिखना जरूरी नहीं है, पेपर में तो इतना ही करना जरूरी है 1.92। हाँ अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो वो फिर आप प्रॉपर लिख लें जी। नेक्स्ट लेबर के बाद आगे क्या है? बुलेट नंबर 2 भी हो गया, 1 भी हो गया, बुलेट नंबर 3 पर आ जाए। ओवरहेड्स का है। बुलेट नंबर 3 किस चीज का है? कहता है कंपनी वर्क्स एट अ नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल एनुअल कैपेसिटी ऑफ 4 मिलियन स्किल्ड लेबर आवर। नॉर्मल कैपेसिटी क्यों दी होती है बताओ? एफओएच के एब्जॉर्प्शन रेट के लिए, बाकी इसका कहीं कोई इस्तेमाल नॉर्मल कैपेसिटी रेट के लिए होती है, और ये एनुअल दी हुई है तो ये कहीं ना कहीं डिवाइड में इस्तेमाल होगी रेट के लिए। एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड द स्किल्ड लेबर फॉर द लास्ट 2 क्वार्टर्स, पिछले 2 क्वार्टर, क्वार्टर कहते हैं 3 माह को, क्वार्टर किसे कहते हैं? पिछले 3 माह का ये पीरियड है एक, और 3 माह का ये एक पीरियड है जिसमें लेबर आवर भी दिए हुए हैं और प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी दिए हैं। हमें पता है जब भी प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिखा हो तो ये इसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड भी शामिल होते हैं और इसमें वेरिएबल ओवरहेड्स भी शामिल होते हैं, क्योंकि ये 2 वॉल्यूम के साथ, जब भी कोई कॉस्ट 2 वॉल्यूम के साथ आ जाए, जब भी कोई कॉस्ट 2 वॉल्यूम के साथ आ जाए तो पहले तो वेरीफाई करें कि ये सेमी वेरिएबल है कि
वैसे नाम से भी रट्टा लग, आपको पता है प्रोडक्शन ओवरहेड सेमी वेरिएबल ही होता है, ये तो नाम का भी रट्टा है। लेकिन ये वेरीफाई वॉल्यूम से भी कर सकते हैं। वो कैसे होता है कि वॉल्यूम के चेंज होने के साथ ये टोटल में भी चेंज होगी, पर यूनिट पे भी चेंज होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम के चेंज होने के साथ ये टोटल में चेंज हो रही है लेकिन पर यूनिट पे सेम हो ना, तो फिर वो वेरिएबल है। फिर हाई लो ना लगा देना, ताड़ी मेहरबानी। हाई लो की आवाज आई है ना अभी एक बच्चे की, तो ये तो मैंने अंदाजा लगाया कि इसके अंदर फिक्स प्लस वेरिएबल है, लेकिन मुझे अभी पता नहीं। तो आप क्या करेंगे, ये 65,600,000 डिवाइडेड बाय 950 करो, मुझे बताओ ये पर यूनिट कितने आते हैं। 69.05। चेक करें। 76। इसका मतलब है वॉल्यूम बढ़ रहा है और ये पर यूनिट पे कम हो रही है। तो वॉल्यूम के चेंज होने के साथ टोटल में भी चेंज हो रही हो, पर यूनिट पे भी चेंज हो रही हो, तो ये कॉस्ट सेमी वेरिएबल होती है। इसमें से हाई लो लगा के फिक्स पोर्शन अलग करना है, वेरिएबल पोर्शन। हाई लो लगाओ भाई, मुझसे लगवाओ इस पे हाई लो, चलो हाई लो लगवाओ इस पे मुझसे। हाई लो आता लगाना? नहीं आता। हाई आता है हाई लो? जी आपको हाई लो आता है? नहीं पढ़ा। हाई लो आता है? जी हाई लो आता है जी, फर्स्ट क्लास है। सही बात है। तो इतनी लेट की ज्वाइन किया है? रिपीटर है हाँ भाईजान। हैं? हाँ जी हाई लो। हाई लो कैसे लगाते हैं भाईजान, आते हैं कि याद नहीं है? हाँ वो हाँ जी बच्ची, हाई लो आता है? मैं दसो आंदा है, मैंने ये नहीं पूछा क्या करूँगा, आता है? हाँ भाई आता है, करा लो तुमसे, करा चल हाँ तेरी मेहरबानी। हाई लो लगवाओ इस पे। हाई लो का असूल होता है, सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यहाँ पे यूनिट्स नहीं है, घंटे हैं, तो वेरिएबल ओवरहेड पर आवर निकलेंगे। निकलवाओ मुझे वेरिएबल ओवरहेड पर आवर, कैसे निकालोगे? कैलकुलेटर पे रकमें बोलो, क्या करोगे? याद है? हाँ। चलो भाई लड़की, वैल्यू तो यहाँ 4 वैल्यूज हैं, वैल्यू तो 4 है, घंटे भी हैं और ये। अब घंटों में से ये माइनस करना है कि वो माइनस करना है, बताओ। आप कहें टोटल कॉस्ट एट हाई वॉल्यूम में से टोटल कॉस्ट एट लो वॉल्यूम माइनस करें, नीचे वॉल्यूम का फर्क। तो ये हाई लो लगने लगा है, ठीक है जी। कैसे लगेगा? वेरिएबल ओवरहेड्स निकलेंगे और पर यूनिट नहीं निकलेंगे, ये पर आवर। तो ये मैंने कहा था ये फॉर्मूला लिखना नहीं होता, वैसे बस लगाना ये है। टोटल कॉस्ट एट हाई वॉल्यूम माइनस टोटल कॉस्ट एट डिवाइडेड बाय हाई वॉल्यूम माइनस लो वॉल्यूम। तो टोटल कॉस्ट एट हाई वॉल्यूम था 68 मिलियन माइनस 65.6 मिलियन है। चेक कर लो जरा, 65.6 जी। हाई वॉल्यूम 10, ये लेबर आवर्स है, माइनस 9 लाख। ऊपर कॉस्ट का चेंज निकालना है और नीचे वॉल्यूम का। तो कॉस्ट का चेंज कितना आता है? ये तो मेरा ख्याल है 1 लाख का आता है, 1 लाख घंटों का चेंज। 24 लाख। 24 लाख। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? अगर 1 लाख घंटे ज्यादा काम हो तो कंपनी के ओवरहेड्स में 24 लाख रुपए का इजाफा आता है। और ये 24 लाख का जो इजाफा आ रहा है ये फिक्स्ड ओवरहेड की वजह से नहीं आ रहा, इसीलिए इसको वेरिएबल कह रहे हैं, क्योंकि नीचे वॉल्यूम का चेंज निकालना, ऊपर खर्चों का चेंज डिवाइड किया, तो अब जो जवाब आएगा दैट वुड बी 24 रुपए पर आवर। पर आवर मुझे कैसे पता चला ये पर आवर आना है? क्योंकि नीचे जो वॉल्यूम है ना वो यूनिट्स में नहीं है, वो घंटों में है।
तो ये वेरिएबल ओवरहेड आ गया। हाई लो का एक स्टेप हो गया है। हाई लो का पहला स्टेप ये कहता है कि वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट पर आवर निकालो। ठीक है, परेशान हो गए हो? आता था, अगला आता है स्टेप। बड़ा साइंसदान है, कहते नहीं आता। तो ये पहला स्टेप था हाई लो का। ठीक है, आप जो मुझसे तीसरे सवाल में पूछना चाह रहे थे वो यही था, क्योंकि आपने हाई लो पढ़ा ही नहीं। अब पता चल गया हाई लो क्या होता है। हाई लो एक मेथड है वर्किंग का, जिससे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग किया जाता है। प्रोडक्शन ओवरहेड सेमी वेरिएबल होते हैं, एफओएच को कहते हैं। तो ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हमारे पास जो आते हैं वो टोटल फिक्स्ड एफओएच आते हैं। वेरिएबल पर यूनिट पर आवर आते हैं, और फिक्स्ड ओवरहेड क्या आते हैं, टोटल आते हैं, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो मैंने कहा था ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, y इज इक्वल टू ए प्लस। y का मतलब जो पहले से गिवन टोटल कॉस्ट थी, क्वेश्चन में जो गिवन कोई भी दो दी हुई थी टोटल कॉस्ट, कोई भी ले लो टोटल कॉस्ट। ए का मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट थी, ये हमने फाइंड करनी है बैलेंसिंग फिगर। बी वो थी वेरिएबल कॉस्ट, वो जो पर यूनिट या पर आवर आपने ऊपर निकाली है। और एक्स का मतलब जो क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है, हाई या लो वॉल्यूम, जो भी आपने कॉस्ट लिया। अगर आपने यहाँ हाई कॉस्ट लिया ना, तो यहाँ हाई वॉल्यूम लेना है। अगर लो कॉस्ट लिया है, टोटल कॉस्ट है, लो वॉल्यूम। यानी जो कॉस्ट उठानी है ना इधर से, ये इधर से ये कॉस्ट उठानी है, तो वॉल्यूम भी ये उठाना है। तो अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ 68 मिलियन की टोटल कॉस्ट, ए फाइंड करना है। और बी हमारे पास क्या था, 24 पर आवर इंटू 10,50,000। जी नहीं, नहीं लगा सकते, वो गलत हो जाएगा। हाई और लो पे ही लगता है ये फिक्स कॉस्ट। हाँ, हाई लो को हाई लो इसीलिए कहते हैं कि एक्सट्रीम वॉल्यूम्स उठाने हैं। तो ए क्या आता है, 4175। ये चेक कर लेना यार, जरा देख लेना। ये ठीक है, 42800 वाला। हाँ एलो फाइन। और यार इसको रेलगाड़ी के नीचे रखो अपने कैलकुलेटर को। हाँ, ये चाइना का कैलकुलेटर है, जापानी चाहिए हमें 42800। क्योंकि मुझे तो करा करा के आंसर याद है, मसला ये है। मैं पिछले 12 10 12 साल से यही सवाल बार बार करा रहा हूँ, तो मुझे तो रटे हुए हैं। 42800 000, क्या कहते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर है 24 रुपए। फिक्स्ड ओवरहेड ये टोटल है, हमें पर आवर नहीं दिए हुए। आगे वैसे सवाल मैंने पढ़ा नहीं, यहाँ वैसे हाई लो मुकम्मल हो गया है। अब हम इसकी मदद से कैसे अपनी ये जो नया प्रोडक्ट है उसमें कैसे ओवरहेड एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब कैसे करने हैं। तो नीचे उसने अच्छा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अब लिखूंगा एफ ओ एच, या बल्कि अलग-अलग ही लिख लेते हैं, हमारे पास मौजूद है वेरिएबल एफ ओ एच एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब डाले, क्योंकि और कोई है ही नहीं। और दूसरे कौन से आएंगे, फिक्स्ड एफ ओ एच पर यूनिट। और आगे क्या लिख लें, दोनों एब्जॉर्ब के लिए रेट होना चाहिए, दोनों के लिए रेट होना चाहिए। इसका रेट पर आवर मौजूद है, नीचे हाईलो से निकाल लिया। पर आवर रेट कितना है, 24 रुपए पर आवर। हाँ, वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर आवर है 24 रुपीज पर आवर।
यहाँ पर आवर नहीं आना, यहाँ तो पर यूनिट आनी है। तो अब मुझे बताओ क्या करोगे, इनटू लेबर आवर्स करेंगे। 1.92 से क्यों नहीं करेंगे? हमने कहा था जो लेबर की वेजेस होती है वो टोटल आवर से होती है, ओवरहेड सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स पे होते हैं, जिस वजह से 1.92 लेने की बजाय मैं मजबूर होऊंगा 1.80 लेबर आवर से मल्टीप्लाई करने पे। wages is paid for entire hours but overheads will be absorbed on productive labor hours। तो 1.80 लूंगा। 24 कहां से आया? फ्रॉम हाई लो। हम दसो कितना आता है? 43.20। ठीक है। अब फिक्स्ड एफओएच भी पर आवर अगर आ जाए, फिक्स्ड एफओएच भी क्या आ जाए, और वो आ सकते हैं, मेरे पास नॉर्मल कैपेसिटी मौजूद है। तो फिक्स्ड एफओएच भी अगर पर आवर आ जाए ना आपके पास, इनटू आप उसमें भी यही करेंगे 1 पॉइंट। ये हमने चैप्टर 1 में भी सीखा था कि फिक्स्ड एफओएच अगर पर आवर होना तो इनटू लेबर आवर करना है। तो अब ये पर आवर कैसे आएंगे, मेरे पास तो नीचे टोटल है। हाँ जी, तो आपको अब निकाल का रेट पर आवर। जी जनाब। तो हम ये पुराने डेटे से जो आएंगे एज्यूम करेंगे अगले साल के बजटेड ओवरहेड्स यही होंगे, मतलब नहीं बताए हुए, तो बजटेड टोटल फिक्स ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। गिवन है नॉर्मल कैपेसिटी, दसो जी कितनी गिवन है? ये गिवन 4 मिलियन। कितनी गिवन है? और फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है? वो बल्कि हमने निकाली थी ये। 4 मिलियन। 4 मिलियन, ठीक है। नॉर्मल कैपेसिटी 4 मिलियन पर एनम है, ये पर एनम है, एनुअल है। अच्छा, ये जो फिक्स कॉस्ट है, इसके साथ एक मसला ये है कि मैंने जो ये डेटा लिया था ना हाई लो में, ये एनुअल नहीं था। ये जो डेटा था ना ये क्वार्टर्स का था। किसका था? क्वार्टर का मतलब 3 माह होता है, यानी ये जो कॉस्ट है ये 3 माह की है। ये कॉस्ट भी कितने माह की है? प्रॉब्लम अब मैंने क्या कर ली, अब मैं जो गलती कर रहा हूं इधर, वो ये है कि ये कॉस्ट फॉर 3 मंथ है, और नीचे जो कैपेसिटी ली हुई है ना, ये पर ये लाइक विद लाइक नहीं है। अगर मैंने ऐसे ही डिवाइड किया तो गलत है। या इसको पर, ओ सॉरी सॉरी, पर क्वार्टर कन्वर्ट करो, या ऊपर वाले को पर एनम पे ले आओ, मर्जी है आपकी, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। मर्जी है तो मैं इसको इनटू क्या करूंगा, पूरे साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं ना, 4 क्वार्टर से मल्टीप्लाई करके फिक्स्ड एफओएच को पर एनम पे ले जाऊंगा। मेरी बात समझे? ये पर मंथ भी हो सकती थी। हाँ जी, लाइक विद लाइक। ध्यान से इंग्लिश पढ़नी है, ध्यान से, ध्यान से। ये वो भी नोट्स में तीसरे सवाल में भी ये मसला है, सेम सवाल है। अब क्या आता है डिवाइड करके? तो जिसका 16 आ रहा था, आप में से कोई भी मुझे 16 16 भी बता के बैठा के पता नहीं 16 के 10 या 10 पॉइंट, वो 10 पॉइंट वाले गलत थे। वो 10 पॉइंट वाले क्यों गलत हो रहे थे बेचारे? क्योंकि एक्चुअली जो हाई लो के लिए डाटा दिया था वो क्वार्टर था, और नॉर्मल कैपेसिटी जो थी वो एनुअल थी। लाइक विद लाइक डिवाइड होता है, डिवाइड हमेशा लाइक विद लाइक होता है। अगर कैपेसिटी पर एनम है तो ऊपर से ओवरहेड्स भी पर एनम लेने हैं, या कैपेसिटी पर मंथ है तो ऊपर से ओवरहेड्स भी पर मंथ लेने हैं। ये नहीं है कि एक तीतर दूसरा बटेर, दोनों। हाँ, लाइक विद लाइक, ठीक है।
तो बड़े आराम आराम से हम टुक 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 रिजवान की तरह लगे हुए हैं, तो आपको बता रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये लापरवाही रीडिंग की होगी, क्योंकि सेम यही सवाल, यही पॉइंट क्वेश्चन 3 में है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, जो आपके नोट्स में पड़ा हुआ है, वो ACCA का सवाल है, जो आई कैप ने ही कॉपी किया हुआ है पुराने अपने क्वेश्चन बैंक में। मेरे से तो कोई चीज छुपी भी नहीं है। आई कैप ने उसी सवाल का छापा, ये पास पेपर का सवाल है। अब जो मैं करा रहा हूं ना, ये आई कैप के अपने ओरिजिनल, तो पूरा सवाल तो छापा नहीं है, लेकिन आई कैप ने वो पॉइंट जो हाईलो वाला है वो बोरो किया है, ताकि बच्चे को ये देखा जा सके कि ये हमारा क्वेश्चन बैंक या हमारी किताब में जो बातें हैं वो करके आया है कि एवं मुंह चूक के आ गया है। तो इसीलिए आपने आई कैप के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको प्रॉपरली करके जाना है, ताकि, और मार आपको ज्यादा पड़ती है वहां पे जहां क्वेश्चन में क्लियर इंग्लिश लिखी हो और आप लापरवाही का मुजाहरा कर जाएं। तो ये 42.8 आया है। क्या आया है ये? इसी की डिटो कॉपी क्वेश्चन 3 है। तभी मैंने क्वेश्चन 3 पहले नहीं बताया, बताता रहा, आपने मुझे तंग करते रहना था। अब आप क्वेश्चन 3 देखेंगे तो हलवा लगेगा जी। करें इसको, क्या आता है? 77 पॉइंट। अगला पॉइंट आ जाए जल्दी से, अब टाइम कम है। आखिरी बात कहता है, एक स्पेशलाइज मशीन ली जाएगी जो कि एक्सक्लूसिवली किसकी प्रोडक्शन पे इस्तेमाल होगी? EXV99 पे। तो अगर आप कोई मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन तो एक्सपेंस नहीं होती, मशीन तो एक एसेट है, लेकिन उसकी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस होती है। मशीन की डेप्रीसिएशन ना बताए तो आपने डेप्रिसिएशन वही स्ट्रेट लाइन वाले तरीके से या जैसे भी। तो मशीन की कॉस्ट कितनी है? इसकी कोई रेजिजुअल वैल्यू दी हुई है? इसकी कोई लाइफ दी हुई है? अगर लाइफ आपको उसमें नहीं दी हुई तो ऊपर लाइफ की सेल यूनिट्स दिए हुए थे। तो वो जो आपने यूनिट ऑफ आउटपुट वाला या वो तरीका नहीं पड़ा हुआ अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन का, आउटपुट मेथड वाला, वो लगा दे। किसी को आता है वो मेथड? बताओ भाई कितनी आएगी डेप्रिसिएशन? दोस्तों कितनी आनी है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ न्यू मशीन कितना आना है? मशीन की कॉस्ट एक्सपेंस नहीं होती, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन। मशीन की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होती है। तो मशीन की कॉस्ट 15 लाख माइनस एस्टिमेटेड रेजिजुअल वैल्यू नहीं है। लाइफ की, लाइफ यूनिट्स में लिख लें, यूनिट्स कितने थे? 5 लाख यूनिट्स पूरी उसकी लाइफ है। तो कितनी आती है? 3 रुपए डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है। लो जी, टोटल कर लो तो करंट कॉस्ट आ जाएगी, करंट कॉस्ट आ जाएगी। हाँ जी, टोटल करें तो 6739 प्लस 384 प्लस 43.2 प्लस 77 और डेप्रीसिएशन सॉरी 96, ये आपकी करंट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ EXV99 है। तो गैप कितना आता है? मेरा ख्याल है ये ज्यादा है। हाँ जी, तो कॉस्ट गैप कितना आता है? स्टेप 3। हाँ जी बच्चे, कॉस्ट गैप कितना आता है पर यूनिट? बेगम साहिबा का तो नहीं आ गया? नहीं, बेगम साहिबा नहीं है। नहीं तो क्लास वहीं खत्म हो जाती। हाँ जी, हर शरीफ आदमी जो होता है वो इस चीज का ख्याल रखता है कि मैंने रोज घर जाना है, इसी अपनी मिसेस का फोन
नहीं काट सकता जी। करोगे तो 10 जवाब क्या है 96। ये आंसर नहीं आया अभी। अभी तो ये आंसर तक पहुंचने के लिए एक फिगर आई है। ठीक है, इतना लंबा सवाल उसने दिया है, लेकिन वो हमारे लिए लंबा इसलिए भी हो गया कि हम रिजवान की तरह वो शुरू हुए, तो शॉर्टे शॉर्टे मारते तो जल्दी निकल जाता, हम टुक 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 लगे हुए हैं। शाहीन अफरीदी तो खेलता ही नहीं क्रिकेट वो बैट्समैन ही नहीं है। शाहिद अफरीदी, हाँ जी, हाँ हाँ सॉरी। अच्छा जी, अच्छा अब होता क्या है, ये जो गैप आता है ना गैप, इस गैप को आने का मतलब होता है कि आपने अपनी टारगेट कॉस्ट को कम नहीं करना होता, करंट कॉस्ट को क्या करना होता है, हमें अपनी करंट कॉस्ट को इतनी अमाउंट से कम करना है। अब अगर आपने करंट कॉस्ट को कम करना है तो किस चीज को कम करना है, इनमें से किसी भी एलिमेंट को आप कम कर सकते हैं। मटेरियल को कम कर सकते हैं जो इस वक्त 6000 समथिंग है, इसको कम करोगे तो आ जाएगा, और वो कम होगा डिस्काउंट लेके। लेबर को कम कर सकते हैं, लेकिन लेबर इतनी ज्यादा नहीं है, लेबर 384 की है। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर आपने अपने गैप को खत्म करना है, तो गैप खत्म करने के लिए आपको इनमें से जो ऊपर वाली सारी फिगर हैं, इनमें से किसी एक को या सबको थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब इस सवाल में जो उसने पूछा है ना, वो सबका नहीं पूछा, उसने सिर्फ मटेरियल को टारगेट किया है कि बताओ मटेरियल को कितना कम करें या सप्लायर से कितना डिस्काउंट लें, सप्लायर से कितना डिस्काउंट लें कि ये गैप खत्म हो जाए और आपकी टारगेट कॉस्ट और करंट कॉस्ट बराबर हो जाए, और आपका टारगेट प्रॉफिट और आपका करंट प्रॉफिट भी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। समझ आ रही है? तो अगर आपने ये गैप खत्म करना है, गैप खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस कॉस्ट को 6600 पे लाना पड़ेगा, और इन कॉस्ट को इसको क्या करना पड़ेगा, सप्लायर से डिस्काउंट लेके कम, कितना कम करना पड़ेगा, 640, 6.96 कम करूंगा तो वो बराबर आएगी ना। नहीं समझ आ रही? तो इसका मतलब है अगर मैं सप्लायर से डिस्काउंट लेना चाह रहा हूं तो मुझे 646.96 का डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज लेना पड़ेगा अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ 6739। और अगर परसेंटेज में निकालना चाहूं कितना डिस्काउंट लेना पड़ेगा, मुझे सप्लायर से कितने फीसद डिस्काउंट लेना पड़ेगा कि मेरा ये गैप 7 मटेरियल की 6739.7 इसमें से डिस्काउंट चाहिए मुझे, तो कितने परसेंट है, 9 पॉइंट, हाँ ये जवाब है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी, वो कहता है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन डिटरमिन द डिस्काउंट दैट कंपनी शुड ऑब्टेन इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट। आपको कितना डिस्काउंट लेना चाहिए, डिस्काउंट लेना किससे चाह रहे थे हम, वेंडर से, वेंडर मतलब सप्लायर से। हम डिस्काउंट कितना लेना चाहिए कि आपका टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट मिल अचीव हो जाए या टारगेट गैप खत्म हो जाए, इसका ये मतलब है। तो भाई जितना गैप है उतना ही डिस्काउंट चाहिए आपको। अगर आप गैप के बराबर डिस्काउंट ले लेंगे तो आपकी करंट कॉस्ट गिर जाएगी, जब गिर जाएगी तो वो गैप खत्म हो जाएगा। तो गैप कितना था, 646.96 डिवाइडेड बाय करंट कॉस्ट मटेरियल की है 6739.72 इंटू 100। तो हमें डिस्काउंट कितने परसेंट चाहिए, 9.59 या 9.6 ही कर लो, चलो बस ठीक है। हमें 9.6% डिस्काउंट चाहिए, ये रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा है, ये है ही कुछ नहीं। एक्चुअली ये कोई टॉपिक नहीं है, ये उसने आपकी ना एक स्टेप आगे ले गया आपकी अंडरस्टैंडिंग को, कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि गैप निकाल के छोड़ ना दे। गैप निकालने के बाद आपको इनमें से किसी एक फिगर को या सबको थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो यहाँ उसने सब फिगर को थोड़ा थोड़ा कम करने के बारे में नहीं, बल्कि उसने क्या बताओ डिस्काउंट वेंडर से कितना लें कि ये गैप खत्म हो जाए। तो सिंपल सी बात है भाई, जितनी इस वक्त प्रेजेंट कॉस्ट है अगर उसमें से गैप वाली अमाउंट माइनस करके डिस्काउंट ले लें तो डेफिनेटली हमारी ये मटेरियल कॉस्ट कम होगी, जिससे टोटल कम हो जाएगा करंट कॉस्ट का। नहीं समझ आ रही? डिस्काउंट से क्या कम होगी,
मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट कम होने से ये जो टोटल इस वक्त पड़ा हुआ है ना 7246 पे, वो किस पे आ जाएगा? तो गैप खत्म हो गया, गैप खत्म हो गया तो टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट अचीव करना आसान हो जाएगा। ठीक है, किसी को ये पेपर में समझ नहीं आया था कि ये क्या करना है, 99.9999 बल्कि 100% बच्चे ही सिर्फ गैप तक करके आए थे, बाकी कहने ने आप ही कर ला एग्जामिनर। लेकिन आइंदा ऐसा हो सकता है कि वो आपको 2-3 रकमें हो, उन 2-3 में से वो किसी एक के बारे में कह दे। मसलन मैं यही सवाल आपसे कह देता, या तो रकम ही बहुत बड़ी है, गैप बहुत ज्यादा है, अगर मैं कहता बताओ लेबर में कितनी कमी करें, लेबर कॉस्ट में कितने % कमी करें कि गैप रिमूव हो जाए, तो फिर ये जो गैप की अमाउंट थी ना, इसको डिवाइडेड बाय लेबर कॉस्ट कर देते। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? मतलब किसी एक पे मैं किस रकम को कितने % कम करें कि ये गैप रिमूव हो जाए, तो जितना गैप का जवाब है डिवाइडेड बाय जिस कॉस्ट को आप कम करना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा फिर तो सवाल ही नहीं होगा, फिर तो सवाल ही होगा गैप निकालो, फिर वो आपने टोटल कॉस्ट को बेस करना है। ठीक है, वो क्या है बताओ, ओवरऑल कॉस्ट को कितने % कम करें, ओवरऑल कॉस्ट को कितने % कम करें कि गैप खत्म हो जाए, तो आपने गैप डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट करंट जो है 7246 इंटू 100। और जी जी हाँ बता सकते हैं हम, यही से तो निकलेगी थ्योरी, अब यहीं से तो थ्योरी निकालने लगा हूँ अब मैं, तो सुन ले वो थ्योरी। हाँ अभी 5 मिनट लगने चलो कल, इसकी शक्ल बता रही है कि सर जी बस हो गई नहीं, टाइम तो हमारा खत्म हो गया हुआ है, नहीं नहीं टाइम तो हमारा खत्म हो गया हुआ है जी बच्चों, सर डर गए थे नहीं मैंने कहा शायद कोई ना बोले, तो अगर आप खामोश रहते तो मैंने करा देना था टेस्ट क्लास टाइमिंग से पहले होगा, आपकी क्लास का टाइम शुरू होता है 2:30 से 3:30 के दरमियान तकरीबन है। अगर आपकी टेस्ट क्लास है तो उससे पहले भी आ जाए, 9 बजे आ जाते हैं, टी उनके हाथ में टेस्ट होगा, आप परेशान ना हो, टेस्ट देने वाले बने। और जो आप टेस्ट देंगे उसकी आपसे रिक्वेस्ट है, वो अपनी क्या नाम है पीडीएफ कैम स्कैनर से उसकी पिक्चर बना के लाना, क्योंकि मैंने जब कल टैली करना है तो आपको अपनी गलतियां पता नहीं, तो टेस्ट का कोई फायदा नहीं अगर आप टैली नहीं करेंगे तो, और अगर नहीं देंगे तो फिट ही मुंह आपका। ठीक है, जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा फिर उसके पास होने की हम दुआ, हम नमाज में यही दुआ करेंगे, या अल्लाह इसको एक और टीका लगा दे आई कैप के जरिए। ठीक है, जो बच्चा टेस्ट देगा वही पास होगा। ओके भाई, अल्लाह हाफिज जी बेटी।